हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सदिशों के विषय में अध्ययन करेंगे क्लास 11 के लिए। और पाठ का नाम था सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप्य गति। तो सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप्य गति में हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हम लोग देख चुके हैं। इसको हम लोग पिछले वीडियो में इसको स्पष्ट देखे थे कि हम लोगों के पास अगर दो सदिश हैं तो इन दो सदिशों का अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट का मान ए बी कॉस थीटा होता है। इस पे पूरा हम लोग पढ़ चुके थे और इसको हम लोग 2D और 3D में भी देखे थे कि इसके प्रोडक्ट का मान कितना होता है और ये अदिश राशि कैसे होती है, क्यों होती है। आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सदिशों का सदिश गुणन। इसके पहले था सदिशों का अदिश गुणन, इस बार है सदिशों का सदिश गुणन। सदिशों का सदिश गुणन किसे कहते हैं या सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है? जब हमारे पास दो सदिश हों और दो सदिशों के गुणनफल से हम लोगों को सदिश ही प्राप्त करना हो या सदिश प्राप्त हो, तो दो सदिशों का सदिश गुणन का जो मान होता है, इन दोनों सदिशों के परिमाण तथा इनके बीच के कोण के ज्या, दोनों सदिशों के परिमाण और इन दोनों सदिशों के बीच के कोण की ज्या की गुणनफल के बराबर होता है। और इस गुणनफल ये गुणनफल से जो सदिश मिलता है उस सदिश की दिशा जो है, ये सदिश ए और सदिश बी इन दोनों सदिशों पे लंब होता है और उसकी दिशा को हम दिखाते हैं एकांक सदिश यहाँ से। तो किसी अदिश राशि में जब सदिश का एकांक सदिश का गुणा कर देंगे कि पूरी की पूरी राशि में सदिश हो जाती है। तो सदिश राशियों का सदिश गुणन क्या होता है? तो दो सदिश राशियों का सदिश गुणन का जो मान होता है वह दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल, दोनों सदिशों के परिमाण तथा इन सदिशों के बीच के कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और इसकी दिशा जो होती है इन दोनों सदिशों से होकर जाने वाले समतल पे लंब होता है। इसको हम लोग फिगर से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास ये सदिश ए है और इसके साथ थीटा कोण बनाता हुआ एक दूसरा सदिश है बी और इसके बीच का कोण जो है थीटा है। तो ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की ओर जा रहे हैं हम लोग इस दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, कोण नापने की धन दिशा है। और इन दोनों सदिशों का सदिश गुणन का मान तो इतना हो जाएगा। दिशा जो होगी इन दोनों सदिशों पे लंब, दोनों सदिशों पे लंब मतलब ऐसे, इन दोनों सदिशों पे लंब मतलब इस बिंदु से जाती हुई एक ऐसा सदिश जो इन दोनों सदिशों पे लंब इस दिशा में जो है इसी यन की दिशा होती है। अब ठीक यहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे बी क्रॉस ए निकालें, बी क्रॉस ए तो सदिश राशि है, तो सदिश में दिशा का महत्व होता है। और बी जब ए क्रॉस बी निकाले तो ए से बी के बीच का कोण यहाँ लिखा गया है थीटा। और जब बी क्रॉस ए निकालेंगे हम लोग तो कोण बी से देखना होगा। और इस प्रकार यहाँ पे कोण थीटा है तो एक बिंदु पे कुल यहाँ पे 360 अंश का कोण बनेगा। तो इस बी क्रॉस ए का मान हो जाएगा ए बी साइन 360 थीटा और यन। और इसकी दिशा, अब ये साइन 360 माइनस थीटा की वैल्यू जो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, वो माइनस निकल जाएगा बाहर, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर गया। इस माइनस को हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं। मतलब अब इसकी दिशा जो है ये माइनस ये हो गया बी क्रॉस ए। तो निश्चित है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के मान तो आपस में समान है, लेकिन ये ऋण चिन्ह बता रहा है कि इसकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। मतलब ए क्रॉस बी इस तल के लंबवत बाहर की ओर होगा तो बी क्रॉस ए जो है तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, ये है। और यहाँ से एक निष्कर्ष और निकल जा रहा है कि सदिशों का सदिश गुणन जो होता है ये आपस में बराबर नहीं होता है, यानी कि सदिश गुणन जो है क्रम विनिमय नहीं होता है। सदिश गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। इसको हम लोग सदिशों के प्रगुण में इसको देखेंगे। लेकिन दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है? तो दोनों सदिशों के परिमाण और इन दोनों सदिशों के बीच के कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और इसकी दिशा जो होती है इन दोनों सदिशों पे लंब समतल के, इन दोनों सदिशों से जाने वाले समतल के लंब दिशा में होता है। इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग स्क्रू
नियम अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रू नियम मतलब हम ए से बी की ओर चल रहे हैं और ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी में स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे लोग, और स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे लोग, तो फिर उसकी दिशा कैसे निकलेगी? उसकी दिशा के लिए हम लोगों को ये देखना होगा कि स्क्रू कैसे घुमाया जा रहा है। स्क्रू को ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू का नोक जो है आगे की ओर आएगा, और अगर बी क्रॉस से करेंगे तो स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे, तो नोक पीछे आएगा। ठीक है, ये है दो सदिशों का सदिश गुणन, उसका मान। इसका एग्जाम्पल जो है आघूर्ण। आघूर्ण का जो मान होता है, आघूर्ण टाउ, तो आघूर्ण क्या होता है? तो जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाए और ये वस्तु जो है किसी बिंदु के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो, और किसी बिंदु के परितः ये घूम सके या घूमने योग्य हो, तो इसके आघूर्ण का मान निकलता है। जैसे मान लीजिए कि ये मूल बिंदु है, ये पी बिंदु है, और इस बल का जो यहाँ से विस्थापन सदिश है, इस सदिश का मान अगर आर मान लिया जाए तो ये बल हो गया हम लोगों का। और आघूर्ण का मान जो होता है, आघूर्ण एक सदिश राशि, आघूर्ण की दिशा होती है, अब आघूर्ण का मान हो जाता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ। यहाँ पे बल को ऐसे लेने की बजाय, यहाँ पे समकोण पे दिख रहा है बल को हम लोग किसी कोण पे ले लें, किसी कोण पे, मतलब ऐसे हम लोग कोण बना के बल को ले लें, तो ये कोण हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से इसका मान अगर निकालना होगा हम लोगों को, तो मिल जाएगा आर एफ इंटू साइन थीटा इंटू एन। अब यहाँ पे एन जो होगा वो क्या होगा उसको समझना है। तो बताया गया था एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जो आई होता है, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जो है जे होता है, और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जो है के होता है। अब ये आर क्रॉस एफ है, तो इसके जो लंब सदिश होगा उसकी दिशा के होगी, तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे के लिख सकते हैं। और इस प्रकार जो है ये एक सदिश गुणन मिला, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो आघूर्ण जो एक सदिश राशि है, और आघूर्ण का मान जो है आर और एफ के इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त होता है, सदिश गुणन से प्राप्त होता है। यह है सदिश गुणन की परिभाषा। और सदिश गुणन की परिभाषा के बाद इसके प्रगुण की बात करें हम लोग सदिश गुणन के, तो सदिश गुणन के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगला टॉपिक होगा सदिश गुणन के गुण। सदिश गुणन के गुण में क्रम से एक करते चले हम लोग। सदिश गुणन के गुण में पहला आ जाइए कि सदिश गुणन जो होता है क्रम विनिमय नहीं होता है। सदिश गुणन जो है क्रम विनिमय नहीं होता है। अभी इसको हम देखे भी हैं क्यों नहीं होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी का मान अभी हम देखे हैं कितना आया था, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, और बी क्रॉस ए का मान, इसका मान अभी हम निकाले हैं ए बी साइन थीटा इंटू माइनस एन। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी बराबर नहीं है किसके, बी क्रॉस ए के परिभाषा के अनुसार, इसलिए ये जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। सदिश गुणन जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब इसको बराबर करना ही है, तो ये ए क्रॉस बी जो है अगर बराबर करना ही है तो परिमाण तो समान होगा, दिशा में अंतर होता है, तो यहाँ माइनस लगा दें, तो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है। लेकिन ये तब भी क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि ये ए क्रॉस बी और यहाँ माइनस है, इसका और इसका सब कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब समान होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए यहाँ पे क्रम विनिमय का नियम जो है लागू नहीं होता है। दूसरा है सदिश गुणन जो है वितरित होता है। सदिश गुणन जो है, सदिश गुणन योग पर वितरित होता है, वितरित होता है। योग पर वितरित होता है मतलब ए, तीन सदिश हमारे पास, सदिश ए बी और सी,
तो ए क्रॉस बी प्लस सी का जो वैल्यू होगा यह ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं ये सदिश गुणन का योग पर वितरण, सदिश गुणन का योग पर वितरण। तो सदिश गुणन जो होता है योग पर वितरित होता है और ये वितरण के नियम का पालन करता है। इसके बाद से यदि हम लोगों के पास दो सदिश हो ए और बी और उन दो सदिशों के साथ सदिश ए और सदिश बी दो सदिश हो, इसके साथ एक अदिश राशि हो, तो इसमें हम यम का गुणा ए के साथ करके इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है बी के साथ, या ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है यम का गुणा करके बी के साथ। इन दोनों का मान जो है यम ए बी साइन थीटा के ही बराबर होता है, इसमें कोई भी भेद नहीं होता है। तो ये जो अचर राशि है इसका गुणा हम सदिश ए में करें या इसका गुणा जो सदिश बी में करें, इन दोनों के गुणनफल का मान आपस में बराबर होता है और यह ए क्रॉस बी का यम गुना हो जाता है अगर इस अचर राशि यम का सदिश ए या सदिश बी किसी भी एक राशि में गुणा किया गया है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि ए और बी दो सदिश हों और यम एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो यम का गुणा ए में करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालें या यम का गुणा बी में करके उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालें। दोनों स्थिति में इनका मान आपस में समान होता है, बराबर होता है। तीसरा हो गया। चौथा, दो परस्पर लंब सदिश का गुणनफल, दो परस्पर लंब सदिश का गुणनफल। दो परस्पर लंब सदिश अगर है तो क्या होगा, दो परस्पर लंब सदिश अगर हैं तो इसमें थीटा का मान हो जाएगा 90 अंश और तब हम इन दो सदिशों का सदिश गुणन निकालें, इसका मान होगा ए बी साइन 90 अंश और इंटू यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा ए बी इंटू यूनिट वेक्टर। और ये जो है इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अधिकतम मान होता है और दो सदिशों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मैग्नीट्यूड परिमाण अधिकतम कब होता है, जब दोनों सदिश जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं। चौथा हो गया। पांचवा, दो सदिश परस्पर समानांतर हो तो क्या होगा, थीटा बराबर 0 अंश और थीटा बराबर 0 होगा तो ए क्रॉस बी का मान निकलेगा ए बी साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर। अगर साइन 0 का मान 0 होता है इसलिए पूरी क्वांटिटी जो है 0 हो जाएगी, यानी कि दो परस्पर समानांतर सदिशों का सदिश गुणन का मान जो है वो 0 होता है। दो परस्पर समानांतर सदिशों का सदिश गुणन का मान जो है 0 होता है। फिर इसके बाद किसी सदिश का स्वगुणन, छठा हो जाएगा, किसी सदिश का स्वगुणन। जब स्वगुणन करने जाएंगे तो स्वगुणन में क्या होगा, स्वगुणन में एक राशि, स्वगुणन में एक सदिश का उसी सदिश के गुणा, तो उसी सदिश में जब उसी सदिश से गुणा करेंगे लोग तो फिर ये समानांतर सदिश वाला ही जाएगा, या किसी भी सदिश का अपने ही साथ कितने अंश का कोण बनेगा, तो किसी भी सदिश का स्वयं के साथ बनने वाले कोण का मान जो होता है 0 होता है। इस प्रकार ए इंटू साइन 0 होगा और फिर यहाँ पे साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 जो है दो रीजन हो सकता है, पहला तो ये हो सकता है थीटा 0 हो या ये जो हमारे यूनिट वेक्टर इसका ही मान क्या हो 0। तो एनीवे दो सदिशों का या किसी एक सदिश का स्व सदिश गुणन का मान जो होता है स्व सदिश गुणन का मान जो है किसी भी सदिश का 0 होता है, यानी कि किसी भी सदिश में जब उसी सदिश से सदिश गुणन किया जाएगा तो उसका मान जो है 0 निकलता है, 0 होता है। इसके बाद हम लोग छठा हो गया। इसके बाद हम लोग सातवें के लिए लंबकोणीय एकांक सदिश देखे थे हम लोग, लंबकोणीय या समकोणीय एकांक सदिश, समकोणीय एकांक सदिश।
समकोणीय या लंबकोणीय एकांक सदिश के लिए हम लोग देखे थे कि एक्स वाई और जेड अक्षों की दिशा में एकांक सदिश जो आई जे के लिया गया था उसके लिए। तो फिर एक बार देखा जाए इसको, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये मान लीजिए जेड अक्ष है। इसके दिशा में एकांक सदिश आई, यहाँ जे और यहाँ पे के है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आई क्रॉस जे निकालें, आई क्रॉस जे, तो हम लोग पता है कि आई जे और के एकांक सदिश हैं। तो आई क्रॉस जे का मान कितना होगा? तो आई और जे के बीच में कोण जो है 90 अंश का है। तो आई क्रॉस जे का मान होगा 1, एकांक सदिश का परिमाण, जे का एकांक सदिश का परिमाण भी 1 और इंटू साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर, मतलब ऐसा वेक्टर जो इन दोनों पे लंब हो। दोनों पे लंब है तो वो कौन सा है? इस पे जेड अक्ष की दिशा ऐसे होती है। तो यहाँ को हो जाएगा के साइन 90 का मान 1, 1, 1, 1, 3 1 का गुणा कराएंगे तो 1 ही होगा, यानी कि आई क्रॉस जे का मान निकल जाएगा के। इसी तरह से जे क्रॉस के का मान निकालें, ये भी 1, 1 साइन 90 इंटू जे क्रॉस के है तो आई होगा कैसे? तो ये जे है, जे ऊपर है और के जो है जेड अक्ष जो है इसके लंबवत ऐसे आता है। तो जब जे क्रॉस के निकालेंगे तो इस पे लंब सदिश जो है आई होगा। तो इसीलिए यहाँ पे एकांक सदिश की जगह पे आई लिखा गया है। अब ये एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, सबका गुणनफल जो है कितना देगा? आई देगा। और फिर तीसरा जो है के क्रॉस आई निकालें, तो 1, 1 फिर साइन 90 होगा यहाँ पे, और इन के अब इधर है और आई, तो के क्रॉस आई करेंगे तो इस पर लंब सदिश जो जे हो जाएगा। तो यहाँ पे जे लिखा जाएगा और फिर इसको हल किया जाएगा तो मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पे जे। इसको हम लोग ऐसे भी याद रखते हैं, एक सर्किल बना लीजिए और यहाँ पे आई लिख लीजिए, यहाँ पे जे लिख लीजिए और यहाँ पे के लिख लीजिए। अब यहाँ पे आई क्रॉस जे का मान के, जे क्रॉस के का मान आई, के क्रॉस आई का मान जे। लेकिन यही हम लोग उल्टा कर दें, अगर जे क्रॉस आई कर दें तो जे क्रॉस आई करेंगे तो उल्टी दिशा, तो इसका जो परिणामी की दिशा मिलेगी वह इसके विपरीत मिलेगी। विपरीत मिलेगी मतलब बाहर की ओर के है तो अंदर की ओर जब जाएंगे तो माइनस के हो जाएगा, यानी जे क्रॉस आई का मान जो है माइनस के। ऐसे ही जे क्रॉस के हुआ, जे क्रॉस आई हुआ, और आई क्रॉस के का मान, आई क्रॉस के का मान, तो आई क्रॉस के का मान माइनस जे और के क्रॉस जे का मान ये माइनस आई के बराबर होता है। इस सर्किल से इन दोनों 6 गुणनफल को निकाला जा सकता है कि अगर हम लोग एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज जो है फिजिक्स और मैथ में धनात्मक दिशा होता है। तो एंटी क्लॉक वाइज जब चलेंगे तो आई क्रॉस जे का के, जे क्रॉस जे के का आई और के क्रॉस आई का जे। अब अपोजिट क्लॉक वाइज चलेंगे तो जे क्रॉस आई का माइनस के, आई क्रॉस के का माइनस जे और के क्रॉस जे का माइनस आई। ये 6 जो है क्रॉस गुणन है आई, जे और के का। लेकिन इसके साथ अगर हम लोग स्वगुणन की बात करें, स्वगुणन, तो स्वगुणन में जब जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे होगा आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई। ध्यान से देखिए 1, 1 और वाई का आई के साथ कोण जो है 0 अंश का होगा और इस पे लंब जो है आई पे लंब जो है छोड़िए, एक अंक ले लीजिए, पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही जे क्रॉस जे लेंगे वो भी 0 होगा, के क्रॉस के लेंगे वो भी 0 होगा, यानी कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, और इन सबका मान आपस में बराबर होगा। और किसके बराबर होगा? 0 के। यानी कि अदिश सदिश स्वगुणन का मान 0 होता है। इसके विपरीत अदिश स्वगुणन का मान 1 हुआ था। इसके पहले आपको वहाँ डिटेल बताया गया था। अब इसके बाद हम लोग अगर 2 सदिश ले लें 3 डायमेंशनल 8वां प्रगुण के लिए, अब हम लोग 2 सदिश ले लें और दोनों सदिश जो 3 डायमेंशनल हो, मतलब आई जे और के के साथ उसके कंपोनेंट हों, तो उसको कैसे हल करेंगे? लास्ट प्रॉपर्टी 8वां कि यदि 2 सदिश हम लोगों के पास हो, ए बराबर हो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, मतलब एक ऐसा सदिश जो 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय है, इसमें आई भी है, जे भी है और के भी है।
फिर इसी तरह का एक दूसरा सदिश लीजिए बी, और इसका लीजिए बी एक्स आई बी वाई जे और प्लस बी जेड के। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए क्रॉस बी, तो ए एक्स आई सब लिखना है, लिखना ही पड़ेगा, प्लस ए जेड के, और इसका क्रॉस होगा किसके साथ, तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। एक बार इसको ठीक से समझ लेंगे तो कितना जटिल प्रश्न होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, आप बहुत आसानी से उसका गुणनफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, सामान्य गुणा के रूप में सोचिए, ये इसमें 3 पद है, इसमें 3 पद हैं। जब एक त्रिपदी का त्रिपदी में गुणा होगा तो कुल 9 पद प्राप्त होंगे। अब गुणा कैसे करेंगे, तो पहले इसमें से एक पद को लेंगे, इस पद का गुणा जाए 1 2 3, इन तीनों में कर देंगे, फिर दूसरा लेंगे, वही क्रिया करेंगे, फिर तीसरा। तो और गुणा कैसे करेंगे, तो अदिश का अदिश में और सदिश का सदिश में, यानी कि इसका गुणनफल शुरू करना है तो ए एक्स बी एक्स, ये तो अदिश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ होगा आई क्रॉस आई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सदिश है, तो आई क्रॉस आई, अदिश का गुणा इसे करा देंगे। फिर ए एक्स का गुणा इसमें कराएंगे तो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, फिर ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। अब एक पद का गुणा इन तीनों में हो गया, अब दूसरे पद का गुणा भी इन तीनों में कराएंगे, 3 पद इसमें मिला, फिर 3 पद लेंगे, तो अब हो जाएगा प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। क्रम आप नहीं बदल सकते, जे पहले है आई बाद में, तो जे क्रॉस आई ही लिखा जाए, आई क्रॉस जे नहीं लिखा जाएगा। फिर इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, और तीसरा पद मिलेगा इसका ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। 6 पद हो गया। अब इस तीसरे पद को लेंगे, अब इसका गुणा जाए इन तीनों में कराएंगे क्रम से, तो ए जेड बी एक्स, तो के क्रॉस आई ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, और प्लस ए जेड बी जेड, और इसके साथ लेंगे के क्रॉस के। अब यहाँ पे बहुत तरह के पद है क्रॉस में, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे, बहुत तरह के हैं, इसमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग एक सर्किल बना लेंगे, अभी जो बनाए थे। ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जे, और इधर हो जाएगा हम लोगों का के। अब गुणनफल ऐसे चलेगा, और आई क्रॉस आई का मान अभी देखा गया है 0 होता है, फिर इधर एक निकला होगा जे क्रॉस जे का मान, इसका भी मान 0 होगा, और एक जगह निकला होगा के क्रॉस के का मान, इसका मान भी क्या होगा 0 होगा। तो कुल इसमें 9 पद थे, 9 पदों में आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का मल्टीपुल ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 9 में से 3 पद हट जाएंगे, अब बचेगा 6 पद। तो बचे हुए 6 पदों को लिखना है, तो अब गुणा करके लिखा जाएगा। तो यहाँ पे है ए एक्स बी वाई, और यहाँ पे आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे का मान होगा के, यहाँ लिख देंगे के। ए एक्स बी जेड प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इधर से आएगा, इसका मान होगा माइनस जे, कोष्टक में ले लीजिए इसको, आई क्रॉस के का मान माइनस जे, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसमें प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई करेंगे एंटी क्लॉक चलेंगे तो यहाँ होगा माइनस के, ये 0 हो चुका है। फिर यहाँ पहुँचिए प्लस ए वाई बी जेड और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के का मान होगा आई। फिर ये बचा हुआ है ए जेड बी एक्स और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई का मान क्लॉकवाइज चल रहा है तो जे होगा। और लास्ट में ये पद बचा हुआ है प्लस ए जेड बी वाई और के क्रॉस जे का मान होगा माइनस आई। एकांक सदिश यहाँ आई लिखते हैं। अब देखिए 6 पद जो है आई जे और के गुणांक में बदल गया, तो आई वाले को एक साथ इकट्ठा करिए,
जे वाले को एक साथ और के वाले को एक साथ। आई वाला पद जो है यहाँ पे के है, यहाँ पे जे है, के है, आई यहाँ पे है और यहाँ पे है। यहाँ पे आई प्लस वाला है, यहाँ पे आई माइनस वाला है। आई कॉमन कर लें, ये मिलेगा हम लोगों को आई इंटू आई यहाँ पे ए वाई बी जेड माइनस, ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ए जेड बी वाई, फिर प्लस जे वाला कॉमन है तो जे वाला एक पद यहाँ पे है और एक पद यहाँ पे, प्लस वाला पहले आ जाएगा। जे कॉमन है तो ए जेड बी एक्स और माइनस ए एक्स बी जेड। और के वाला पद कॉमन है तो के वाला पद जो है पहले में है और इसमें है, तो यही प्लस वाला है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये सिस्टमेटिक हो जाएगा। अब इसको हम लोग गणित में लिखना चाहें, गणित में तो बज्र गुणन वाला याद होगा आपको। बज्र गुणन के लिए हम लोग कैसे क्या करते हैं वो स्थिति आपको याद होगी। बज्र गुणन वाला स्थिति यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये गुणनफल आप लोग कायदे से समझ के लिखिएगा, सब वीडियो में आ गया है। अब इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि वज्र गुणन हम लोग पढ़े हैं 10 में, उसके हिसाब से तृतीय गुणा वाला। तो यहाँ पे आई, ऐसे इसको लिखा जा सकता है ए वाई ए जेड और यहाँ बी वाई बी जेड। आपको पता है वज्र गुणन में इसका गुणा इसमें करते हैं ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये वाला हो गया। फिर प्लस ये, अब इसको लिखना है तो ए एक्स ए जेड ए एक्स और यहाँ पे बी जेड बी एक्स, ये जे के गुणा हो जाएगा। गुणा कर लीजिए ए जेड बी एक्स है माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड, ये वाला हो गया। इसको भी वज्र गुणन विधि से लिखना है तो के, और यहाँ लिखाएगा ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ये हुआ। अब इसके बाद लिखना है आपको, तो इन तीन अलग अलग जो लिखा गया है इसको गणित में डिटर्मिनेंट कहते हैं। और डिटर्मिनेंट में इन तीन अलग डिटर्मिनेंट्स को इकट्ठा भी किया जा सकता है। और गणित में इसको इकट्ठा करके कैसे लिखते हैं, गणित में इकट्ठा करके लिखते हैं, यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, यहाँ आई होगा, यहाँ जे होगा, यहाँ के होगा, फिर यहाँ पे ए एक्स होगा, यहाँ ए वाई होगा, यहाँ ए जेड होगा, फिर यहाँ बी एक्स होगा, यहाँ बी वाई होगा और यहाँ बी जेड। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसमें आपको पता है आई जे और के जो है एक्स वाई और जेड अक्षों की दिशा में एकांक सदिश हैं। ए एक्स ए वाई ए जेड जो है सदिश ए के एक्स वाई और जेड अक्षों की दिशाओं में घटक हैं। और बी एक्स बी वाई और बी जेड जो है सदिश बी के एक्स वाई और जेड अक्षों की दिशाओं में घटक हैं। अब इसको हल कैसे करते हैं, तो हल करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेकर समझा जा सकता है और बहुत ही आसानी से हल हो जाता है ये। अभी तो हम लोग पदों को इकट्ठा करके डिटर्मिनेंट बनाए हैं। अब इस डिटर्मिनेंट का प्रसार कैसे करते हैं, तो इसके बाद से ये लिखते हैं, इसके बाद से स्टेप करते हैं, गुणा करके लिख देते हैं और वो सब काम आगे बढ़ा देते हैं। एक रास बी का मान इतना निकलता है, सदिश एक रास सदिश बी का मान ये, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। और डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहाँ पे आई जे के लिख के ए का गुणांक और बी के घटकों का गुणांक लिख के इसको हल कर देते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल लिया जाए तो शायद ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। भी एक छोटा सा उदाहरण, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक छोटा सा उदाहरण। जैसे हम लोगों के पास a बराबर 2i माइनस 3j माइनस के, a
इक्वल टू 2i माइनस 3j और माइनस k, और दूसरा वेक्टर जो है 2 3 1 ही पहला हो गया, दूसरे में 4 6 3 4i प्लस 6j प्लस 3k। ये दो सदिश है। यहाँ पे हम लोग एक रास b निकालना है। एक रास b निकालने के लिए ये बहुत सरल काम है, देखने में भले भारी लग रहा हो लेकिन बहुत आसान सा काम है। यहाँ पे हम लोग i j और k लिख लेते हैं। फिर a के घटक जो है 2 -3 -1, b के घटक मीन्स 4 6 और 3। इसके बाद i के साथ इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं और क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। इसमें 3 स्तंभ हैं और 3 पंक्तियाँ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। अब जैसे i के मल्टीपल में लिखना है तो i के मल्टीपल में लिखना है तो इस स्तंभ को, इस पंक्ति को छोड़ देंगे तो ये 4 अवयव बचेगा। इस 4 अवयव को उप साइड में लिख लेंगे ऐसे 6 3। फिर माइनस जे लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। माइनस जे नहीं लिखेंगे तो ये लिखना होगा पहले, और माइनस जे लिख देंगे तो फिर शुरू से लिखा जाएगा। तो जे वाला स्तंभ छोड़ेंगे और जे वाली पंक्ति छोड़ेंगे तो बचेगा ये दोनों अवयव, यानी कि 2 4 -1 3। और फिर के वाला लिखेंगे तो के वाले में अब ये स्तंभ और ये पंक्ति छूटेगी, ये 4 अवयव बचेगा 2 -3 4 6। अब इसको बज गुणन में सहज को हल किए थे। यहाँ 3 का 3 में गुणा होगा तो 9, और इस माइनस का माइनस होता ही है -6 -j, यहाँ 2 का 3 हुआ तो 6 -4 प्लस k, ये 12 -12 ये हुआ। अब इसको हल करेंगे लोग तो i 9 प्लस 6 -9 प्लस 6 -j 6 प्लस 4 प्लस k 12 प्लस 12। अब इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक राशि का मान निकल जाएगा फाइनल -9 प्लस 6 मीन्स -3i, और यहाँ पे 6 प्लस 4 मीन्स 10 -10j, और यहाँ पे 12 और 12 मिलके 24 k। ये जो है आंसर हो जाएगा इसका सदिश गुणन का मान। इसी तरह से आपको अदिश गुणन में भी बताया गया था। अदिश गुणन में तो सीधे हम लोग 2 का 4 में कर लेते हैं, -3 का 6 में और 1 का उसमें करके सीधे अदिश गुणन। सदिश गुणन थोड़ा सा यहाँ पे काम है, i j के लिख के फिर उसमें सदिश a के x y z अक्षों की दिशाओं में घटक, फिर सदिश b के, फिर इसको ये स्टेप जो समझने वाला है कि जो i लेंगे इस स्तंभ, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ेंगे, इन 4 अवयवों को लिखेंगे। जे लेंगे -j लेंगे तो इसको पहले लिखेंगे 2 4 को, फिर दूसरे स्तंभ में -1, फिर इनको k लेंगे तो ये और ये छूटेगा और ये चारों लिखा जाएगा। ये माइनस क्यों लेते हैं तो इसका चिन्ह होता है कि इसका प्रसार हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, मतलब किसी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं या किसी स्तंभ के सापेक्ष। इसलिए इसमें चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस। अगर इससे प्रसार करेंगे लोग तो माइनस प्लस माइनस, इससे करेंगे फिर प्लस माइनस प्लस, इससे प्रसार करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। खैर उतना दिमाग मत लगाइए, सीधे यहाँ समझिए कि प्लस माइनस प्लस, पहले प्लस से शुरू करते फिर माइनस फिर प्लस, और जिस एकांक सदिश को लेंगे उसका स्तंभ उसकी पंक्ति को छोड़ के बाकी जो 4 अवयव बचेंगे उन्हीं को हम लोग एक उप सारणी के अंदर लिख देना है, लिख देना। तो यहाँ की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये पूरा होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे काम पूरा हुआ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसके प्रगुण क्या क्या है, और जब ये कंपोनेंट के रूप में दिया गया होता है तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करके इसको आगे बढ़ाते हैं, ये सब आपको बहुत डिटेल बताया गया। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके।